गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक 2 कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि नेशन का आइडिया जो है मिडिल क्लास के लोगों को आया था, नेशन बनाने का आइडिया। तो नेशन बनाने का आइडिया जो मिडिल क्लास के लोगों को आया था, उसमें इन लोगों को कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। इन लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म तो बना लिया था, यानी लिबर्टी आज़ादी तो दिला दी थी। जो आप लोगों को पीछे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे लिबरल नेशनलिज्म के, वो ध्यान में रखना। तो लिबरल नेशनलिज्म को कम्प्लीटली लागू करने में इन लोगों को कुछ परेशानी आ रही थी। परेशानी ये था कि विदाउट प्रॉपर्टी नॉट अलाउड टू वोट। देखो भैया, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही वोट करेंगे, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो वोट नहीं करेंगे। मतलब गरीब लोग वोट करने के लायक नहीं है, अमीर लोग ही सिर्फ वोट करेंगे। तो अमीर लोगों की नेता होएगा। और औरतों की तो बात छोड़ दो, क्योंकि औरतों को वोट देने की इजाज़त ही नहीं थी फ्रांस में। वोमेन आर नॉट अलाउड टू वोट है। उसके बाद कहता है कि मेन ओनली अबव 21 वाज अलाउड हु हैड प्रॉपर्टी। कहता है कि इतनी परेशानियाँ कि अगर यानी मेन को, कहता है ना, पुरुष को अगर वोट देने की इजाज़त है तो वो सिर्फ 21 क्रॉस होना चाहिए, यानी 21 साल होनी चाहिए और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तब वो वोट देने के काबिल होगा। वो कहता है कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर एंड करेंसीज वेर डिफरेंट टाइप्स। देखो भैया, लिबरल नेशनलिज्म तब कंप्लीट हो सकता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने बिजनेस लेके जा रहे हो तो वहाँ पे कोई बैरियर ना हो, कोई ट्रेड बैरियर, मतलब कस्टम यूनियन वाले ना हो, मतलब इनकम मतलब टैक्स वसूलने वाले लोग ना हो, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार ज़्यादा टैक्स लग रहा है सामानों का। और कहता है कि यार करेंसीज भी डिफरेंट थे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग करेंसीज। देखो हमारे यहाँ तो बात आती है कि इंडिया की करेंसी अलग है और नेपाल की करेंसीज अलग हैं, अफगानिस्तान की करेंसीज अलग है, सबकी करेंसीज अलग अलग है। लेकिन एक ही स्टेट में अगर 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज चले तो उसमें कितनी परेशानियाँ होगी कि यार कौन सी करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी करेंसीज कम वैल्यूएबल है। समझ रहे हो? रुपया जो एक ही स्टेट में 30 टाइप्स का रुपया चलता था, 30 तरह की रुपया बना के लोग चलाते थे मार्केट में। तो स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर था ही कि यार एक जगह से दूसरे जगह अगर तुम सामान लेके जा रहे हो बेचने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो तुमको कस्टम ड्यूटीज़ में जो टैक्स है वो कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शहर है फ्रांस में हम्बर्ग, और दूसरा शहर का नाम है नूरेमबर्ग। हम्बर्ग से नूरेमबर्ग जाने के लिए लोगों को 11 कस्टम ड्यूटीज़ पे करने पड़ते थे। सोचो कितनी बड़ी बात है, 11 कस्टम ड्यूटीज़ हम्बर्ग से लेकर नूरेमबर्ग तक। और हर एक सामान का 5% मर्चांट को देना पड़ता था कि अगर वो 10 सामान लेके गया तो हर एक सामान का 5% लगेगा एक कस्टम ड्यूटीज़ में। मान के चलो 5 किलो गेहूँ लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो 11 जगह उसको 5% देते देते खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कितना सा बचेगा उसके पास। तो ये परेशानी थी लोगों को। और कहता है कि मेजरमेंट आल्सो वॉज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट। कहता है कि यार हर स्टेट में अलग अलग मेजरमेंट था, है ना, कहीं पहिया चल रहा था, कहीं आधा चल रहा था, कहीं किलो चल रहा था। एक एग्जाम्पल के लिए पहिया आधा किलो तो चल नहीं रहा था, लेकिन उस टाइम कुछ और चल रहा था। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम क्लोथ मापने का जो एक मेजरमेंट यूनिट था वो इल्ले था, E इल्ले था। अब कहता है कि यार ये इल्ले जैसे भी सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह से इल्ले था। तो कहता है कि यार फ्रैंकफर्ट एक शहर है, वहाँ पे 1 इल्ले इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर होता था। और एक शहर था मेंस, 1 इल्ले इक्वल टू 55.1 सेंटीमीटर। एक शहर था नूरेमबर्ग, वहाँ पे 65.6 सेंटीमीटर होता था। तो यार देखो ये मेजरमेंट भी अलग अलग, ये चल क्या रहा है भाई, ये मेजरमेंट अलग। कपड़े यहाँ खरीदो तो 55 सेंटीमीटर मिलेंगे, फ्रैंकफर्ट में खरीदो तो 54 सेंटीमीटर मिलेंगे, नूरेमबर्ग में खरीदो तो 65 सेंटीमीटर मिलेंगे, 1 इल्ले बड़ा बड़ा। बताओ, और करेंसीज भी अलग। तो मतलब चल क्या रहा है ये यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रांस के लोगों को, है।
तो मिडिल क्लास के लोगों को ये एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि यार हमारा लिबरल नेशनलिज्म तो हमने आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट आज़ादी कहाँ मिला हमको। हम जो है वोट नहीं दे सकते, हम जो है स्टेट टू स्टेट बिजनेस करने ले जाते हैं तो इतना टैक्स लगता है, मेजरमेंट डिफरेंट हो रहा है, क्या कर रहे हैं यार। तो लोगों ने ना नन प्रॉपर्टीड, एक बी एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ, नन प्रॉपर्टीड मेन और वोमेन वे आर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कहता है कि नन प्रॉपर्टीड जो मेन एंड वोमेन है डिमांडिंग करने लगे इक्वल राइट्स का। इक्वल किस चीज़ का? पॉलिटिकल राइट का, कि हमें भी आज़ादी दो, हमें भी वोट देने का अधिकार दो, हम भी वोट दे सकते हैं, हम गरीब है तो क्या हुआ, हमको भी वोट देना है। ठीक है, तो ये लोग जो है अपनी आवाज़ उठाने लगे। आगे चलते हैं, आगे की टॉपिक है हमारा, ये मिडिल क्लास के लोगों को तो दिक्कत आई ही इतनी सारी। आगे की टॉपिक है हमारा जुल्वेरिन, जो अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड 1834 में। क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोगों को जो इतनी परेशानी आई और लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उन लोगों ने ना मिलकर के एक यूनियन फॉर्म किया। 1834 में एक यूनियन बनाया। लोगों ने कहा कि यार एक यूनियन बनाते हैं और इसमें हम लोग मिलकर के कुछ चीज़ों को जो है छूट, सरकार से छूट मांगेंगे कुछ चीज़ों के लिए। तो उन लोगों ने ना उस यूनियन का नाम रख दिया जुल्वेरिन। नाम याद रखना, 1834 में ये जुल्वेरिन एक कस्टम यूनियन फॉर्म्ड हुआ फ्रांस के लोकल मिडिल क्लास पीपल द्वारा। और कहता है कि ये जो है सबसे पहले इनिशिएटिव किया, यानी सबसे पहले शुरुआत की पर्सिया ने इसको, यानी जुल्वेरिन को सबसे पहले पर्शिया ने शुरुआत किया और बाद में बहुत सारे स्टेट ने इसको ज्वाइन किया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि यार अबलाइज्ड ट्रेड बैरियर। देखो सबसे पहला काम जो है ट्रेड बैरियर को इन लोगों ने हटा दिया। इन लोगों ने सरकार से मांग करके, रे भैया हमारा जो ट्रेड बैरियर है इसको हटाओ प्लीज़, नहीं तो हम लोग जो है बिजनेस करने लायक नहीं रहेंगे, नंगू पंगू बन जाएंगे हम लोग जो है। तो इन लोगों ने ट्रेड बैरियर को हटवाया कि यार कस्टम ड्यूटीज़ वाले इतने कस्टम देने पड़ते, इतना परसेंटेज 5% हर एक सामान का, ये क्या मतलब है। चलो दूसरा चीज़ उन लोगों ने क्या किया, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2 टाइप्स। कहता है कि यार 32 तरह की करेंसीज चलाएंगे, रुपया चलाएंगे। यार सरकार से अनुरोध करो कि 2 टाइप्स के करेंसीज चलें। ये भी इसमें सफल हो गए ये लोग। आगे की टॉपिक देखते हैं हम लोग। आगे की टॉपिक में क्या है कि चलो मिडिल क्लास के लोग जुल्वेरिन 1834 में डेवलप करके 2 चीज़ में सक्सेस हो गए। अब थोड़ी सी हट के आते हैं हम लोग नेपोलियन की तरफ। नेपोलियन 1799 से लेकर 1815 तक राज किया था ना, मैंने आप लोगों को बताया था। अब हुआ क्या कि नेपोलियन 1815 में नेपोलियन ना फ्रांस छोड़ के भाग जाता है। ये क्यों भागता है मैं बता रहा हूँ आपको। 1815 ईस्वी में 4 देश के 4 लोग रात के अंधेरे में बंदूक लेकर के नेपोलियन के बेड में घुस जाता है। यानी नेपोलियन जिस बिस्तर में सो के रहता है, जिस कमरे में सो के रहता है, वहाँ चुपके से ये लोग घुस जाता है। कौन 4 देश के 4 लोग? मैंने लिख रखा है, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रसिया। ये 4 देश के 4 लोग बंदूक ताने, शार्प शूटर, घुस जाते हैं नेपोलियन के बेड में। नेपोलियन को पता चल जाता है कि हमारे दुश्मन आ गए। नेपोलियन ने अपनी बंदूक उठाई और जो है ठाई ठाई करना शुरू किया। लेकिन क्या पता उन्हें नेपोलियन को कि ये तो 4 थे। नेपोलियन की निशाना चूक गई और नेपोलियन भाग रहे थे। सोचा मैं तो अब बच नहीं सकता, तो नेपोलियन भाग रहा था। भागते भागते इन 4 लोगों ने जो गोलियां चलाई ठाई 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 करके, तो एक गोली जो है नेपोलियन को लग गई। तब भी नेपोलियन वहाँ से दफ़ा हो गया। कैसे कैसे नेपोलियन वहाँ से भाग गया फ्रांस को छोड़ करके, है ना। कहता है कि इसी घटना को ना हम लोग प्यार से बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं। ये 1815 में हुई थी, याद रखना। बैटल ऑफ वाटरलू आपसे पूछा जाएगा तो कहना कि 4 देश के लोग आए थे और जो है नेपोलियन को हरा के चले गए। इसी को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। उसके बेड से ही उसको मार के भगा दिया गया, है ना। केम इन फ्रांस, 4 देश के लोग, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, केम इन फ्रांस, फाउट विथ नेपोलियन एंड डिफीटेड द नेपोलियन। नेपोलियन के साथ लड़ा और नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन वेंट बैक, और नेपोलियन वापस चला गया। नेपोलियन वापस चला गया। अब बात ये आती है कि जब नेपोलियन वापस चला गया है तो ये 4 देश के लोग मिल करके कंजर्वेटिज्म बनाया कि यार सब नेपोलियन चला गया फ्रांस में, अब हम लोग की राज।
ये 4 देश का नाम याद रखना, ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया। ये चारों देश ने मिलकर के एक यूनियन बनाई, कमेटी बनाई, जिसका नाम रखा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को वापस लेके आओ, कंजर्व करो। तो चलो, पहला चीज़ इन लोगों ने कहा चारों देश मिल करके, क्या सबसे पहले ना हम लोग प्रिजर्व करते हैं। हम लोग क्या प्रिजर्व करते हैं? हम लोग प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करते हैं, वापस लेके आते हैं। प्रिजर्व का मतलब वापस लेके आना, मोनार्की को। देखो, फ्रांस में जब शासन चल रही थी नेपोलियन की 1815 तक, तो मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया था, राजा महाराजाओं का शासन ख़त्म थी, है ना। चर्च के जो लोग थे, पॉप लोग, वो लोग शाही होता था, तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, है ना। सरकार उन लोगों को कुछ नहीं बोलते थे, है ना। तो उनको भी जो है नेपोलियन ख़त्म कर दिया था, तो उनको भी जो है अब कंजर्वेटिज्म के अंदर इन सब को, यानी मोनार्की, राजा महाराजाओं का शासन दोबारा से लाओ। ये 4 देश के लोग कह रहे कि चर्च में जो पॉप लोग होते थे, उनकी शासन, उनकी शहनशाही दोबारा से बरकरार करो, सोशल हायरार्कीज़ को बरकरार करो। सोशल हायरार्कीज़ क्या था? नेपोलियन क्या बोला था? अरे भैया, कोई मतलब छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है, सब बराबर होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, कोई बराबर नहीं रहे, सब छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा। मतलब ऐसा करो, सोशल हायरार्कीज़, ये अमीर, ये गरीब, ये सबसे गरीब, इसको ऐसा बना के रखो, तभी हम लोग जो है रूल कर सकते हैं। ये इन 4 देशों का था कंसेप्ट। कहता था कि ऑटोक्रेटिक बनाओ, मतलब कि यार पावर सबके पास नहीं हो, एक ही इंसान के पास पावर हो और जो है वो चलाएगा इस पूरे फ्रांस को, इस पूरे यूरोप के लोगों पर हम राज करेंगे। अब इन लोगों ने ना और एक चीज़ कही कि यार हम लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेलेंगे और डिसएग्रीमेंट नहीं झेलेंगे। पूरे 4 देश मिलकर के इस पे जो राज किया फ्रांस पे, कहा कि यार अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ शिकायत करी ना और मेरे बातों को नहीं माना ना, तो समझ जाओ तुम लोगों को जो है मतलब फांसी मिलेगी। डिसएग्रीमेंट नहीं चाहिए मुझे। मैं बोलूँ तो 6 बजे सो तो 6 बजे सो, मैं बोलूँ 8 बजे उठो तो 8 बजे उठो। मतलब ये नहीं कि तुम 9 बजे उठ सकते हो, समझ रहे हो। क्रिटिसिज्म तो झेल ही नहीं सकते, शिकायत तो कर ही नहीं सकते हो तुम, वरना गोली से उड़ा दिए जाएंगे। सेंसरशिप तो समझ ही रहे हो कि जो नेपोलियन भी लाया था सेंसरशिप, तो इस सेंसरशिप को नेपोलियन का रहने दिया इन लोगों ने भी सेंसरशिप ला दी। कहा कि यार हमारे बारे में न्यूज़पेपर में, अखबारों में किसी के पास जाके कुछ बोल नहीं सकते हो, ये सेंसरशिप लेके आ गया। तो ये 4 देश जीतने के बाद वापस से जो चीज़ें हटाई थी नेपोलियन ने, वो चीज़ को वापस लेके आ गया ये लोग। देखो भैया, कितनी बड़ी अन्याय वाली बात है। अब बात आ जाती है कि जब इन लोगों ने सब कुछ वापस लेके आ गया, तो इन लोगों ने मिल करके और एक चीज़ बनाया क्या कि एक पेपर बनाया, उसमें इन लोगों ने मिलके कुछ साइन किया, जिसका नाम रहा ट्रीटी ऑफ वाइना, जो 1815 ईस्वी में होएगा। क्योंकि यार 1815 में ही तो जीता था बैटल ऑफ वाटरलू, तो 1815 ईस्वी में ही एक पेपर सामने लाया और चारों देश मिल करके जो है साइन करने लगे। अब सोचो, ब्रिटेन को मैंने रेड कलर में क्यों रखा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो 4 देश मिल करके ट्रीटी ऑफ वाइना साइन करता है। क्या साइन करता है कि फ्रांस को हम लोगों ने तो जीत लिया भैया 1815 में, अब क्या क्या और करना है। तो इन लोगों ने एक और पेपर लाया, उसमें इन लोगों ने कहा कि बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करो रे फ्रांस में। इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वाइना पूछा जाता है। तो 2 जो पॉइंट है इसका फ्रांस से रिलेटेड है, याद रखना आसान है। 2 पॉइंट फ्रांस से रिलेटेड, बाकी जो है पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया को क्या क्या मिला ये याद रखना है, और बस लास्ट 1 पॉइंट तो आपको पता ही है। तो बॉर्बन डायनेस्टी, नेपोलियन जब राज किया था ना, 39 स्टेट में राज किया था नेपोलियन। ये 39 स्टेट में नेपोलियन ने बॉर्बन डायनेस्टी, एक साम्राज्य था, बॉर्बन नाम का एक साम्राज्य था। जैसे बहुत सारे साम्राज्य होते हैं ना, उसी तरह से बॉर्बन साम्राज्य को जो है उखाड़ के फेंक दिया था नेपोलियन ने। उसको वापस से ये 4 देशा मिल करके बोला कि यार बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर करो, अगर इसको दोबारा से सत्ते में लाओगे ना तो हमारा फ़ायदा होगा। बोलेगा, हम बोलेंगे भौंको तो भौंकेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद सेटअप द बाउंड्रीज फॉर फ्रांस, और बाउंड्री के लिए ना, फ्रांस के लिए ना बाउंड्री सेटअप कर दिया। कहा कि यार जो है 15 किलोमीटर के अंदर ही फ्रांस रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता फ्रांस, है ना। क्योंकि यार अगर उससे आगे बढ़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना फिर फ्रांस का, और फ्रांस का एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, तो ब्रिटेन, पर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया को ही ना पे करना पड़ेगा। इसलिए ना बाउंड्री सेटअप कर दी रहे, इससे ज़्यादा बड़का फ्रांस नहीं होगा, इतना ही किलोमीटर तक फ्रांस होगा, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट कहता है
चलो 2 पॉइंट फ्रांस से रिलेटेड याद कर लिए हम लोगों ने। अब तीसरी पॉइंट है पर्शिया को क्या मिला। देखो इसलिए मैंने इसको ग्रीन ग्रीन किया था, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला था। इन लोगों ने ना ब्रिटेन के साथ अन्याय बहुत किया था ट्रीटी ऑफ वाइना में, तो वो हम बाद में देखेंगे। पर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने ले लिया, ब्रिटेन को कुछ नहीं दिया। पर्शिया को गोट इम्पोर्टेंट रीजन ऑन इट्स वेस्टर्न, यानी पश्चिमी दिशा में पर्शिया ने सारे क्षेत्र को ले लिया। पश्चिम दिशा में जितने भी क्षेत्र थे अपने पश्चिम दिशा के सारे क्षेत्र को उन्होंने ले लिया और उस पे वो अपना कंट्रोल किया। ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला? नॉर्थ इटली पे कंट्रोल मिला। कहा कि भैया तो नॉर्थ इटली को जो है ना, देखो यूरोप यानी के अंदर था नॉर्थ इटली, तो कहता है कि नॉर्थ इटली पे तुम कंट्रोल, यानी तुम्हारा जो है पावर नॉर्थ इटली। रशिया को मिला पोलैंड, जो 39 स्टेट नेपोलियन का था उसको वैसे ही अनटच छोड़ दिया इन 4 देशों ने मिल करके, ठीक है। ब्रिटेन को कुछ नहीं दिया, खाली फोकट ब्रिटेन घर वापस चला गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंजर्वेटिज्म भी देख लिए, ट्रीटी ऑफ वाइना भी देख लिए हम लोगों ने, है ना, ये जीतने के बाद किया। अब आती है ट्रीटी ऑफ वाइना, तो हो गया। एक छोटी सी टॉपिक है आपका उसी में, द रेवोल्यूशनरीज। द रेवोल्यूशनरीज के बारे में थोड़ा सा जानना है हम लोग को, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये पूछता नहीं है, ठीक है। जो पूछता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। द रेवोल्यूशनरीज मतलब कि विद्रोह करने वाले लोग, कुछ खुराफात लोग, है ना, कुछ जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, ये लोग को रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है ना। तो उसी तरह से कुछ रेवोल्यूशनरीज पैदा होंगे ही हर सोसाइटी में, है ना। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे इन लोगों ने ना मिलकर के एक सेक्रेट सोसाइटी डेवलप किया। क्या किया? सेक्रेट सोसाइटी डेवलप्ड किया। अब सेक्रेट सोसाइटी डेवलप्ड करने का क्या मतलब था, क्या एम था सेक्रेट सोसाइटी डेवलप्ड करने का? सेक्रेट सोसाइटी, रेवोल्यूशनरीज मिलकर के जो सेक्रेट सोसाइटी डेवलप किया, इनका एम था कि रे भैया नेशनलिज्म का आइडिया जो है ना स्पिरिट करो, वरना हमारा देश खत्म, है ना। ये लोग तो 4 देश लोग मिल करके सब जो है हथियार हैं, हम लोगों के ऊपर कंट्रोल, हम लोगों को तबाह कर रहे हैं। जो ना नेशनलिज्म का जो है आइडिया को ना फैलाओ, लोगों को ना बताओ कि अपना देश, अपना स्टेट से प्यार करो, मोहब्बत करो, और उनको जो है अपने अंदर लेके आओ। अपोज मोनार्की, और कहा कि यार ये राजा महाराजाओं वाला जो ये है ना, इनको अपोज करो, ये जो राज है इनको अपोज करो, इनको नहीं रखना, इनको खार फेंको, है ना। ये एम था सेक्रेट सोसाइटी का, यानी 15-20 लोग, 1000 लोग मिल करके ये बातें कर रहे थे, ठीक है। और कहा कि वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेटी, और हम लोग आज़ादी चाहते हैं भैया, आज़ादी और ऑटोक्रेटिक रूल, यानी जो पावर है राजा महाराजाओं का, ये पावर ख़त्म चाहिए हम लोगों को। और कहता है कि हम लोग को ना एक अलग स्टेट चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोग आज़ाद रहेंगे, नेशन स्टेट चाहिए हम लोग को भैया। ये रेवोल्यूशनरीज था, इसको याद नहीं रखना है ज़्यादा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ रेवोल्यूशनरीज में एक रेवोल्यूशनरीज था, जैसे महात्मा गांधी को आप लोग याद रखते हो, उसी तरह से एक रेवोल्यूशनरीज था हमारा, हमको याद रखना है, ठीक है। वो है गसप्पी मजीनी, ठीक है। गसप्पी मजीनी, MAZZ है, INI मजीनी, जो 22 जून 1800, सॉरी यहाँ कट गया था, 22 जून 1804 ईस्वी को पैदा हुआ था। 1804 ईस्वी को पैदा हुआ था, 22 जून 1804 ईस्वी को पैदा हुआ था, 10 मार्च 1872 को डेड हुआ था, ठीक है। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज था। क्या था ये? गसप्पी मजीनी, इटालियन रेवोल्यूशनरीज, जैसे हमारा इंडियन रेवोल्यूशनरीज महात्मा गांधी, और ये मेंबर था सेक्रेट सोसाइटी का। कार्बोनारी एक शहर है, वहाँ पे जो सेक्रेट सोसाइटी बना था ना, उसका ये मेंबर था। इन्होंने ना सेक्रेट, जैसे 1000 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाया और सब लोगों ने गुप्त बातें रखी, उसका एक मेंबर था ये। उन्होंने ना अकेले गसप्पी मजीनी ने 2 सेक्रेट सोसाइटी बनाया था। पहला सेक्रेट सोसाइटी कहाँ बनाया था? देखो, यंग इटली नाम रखा था उस सेक्रेट सोसाइटी का, जो मार्सेलिस नाम की एक शहर थी वहाँ पे। और दूसरा यंग यूरोप बनाया था बर्ने में, जो बर्ने भी एक शहर है, ठीक है। तो ये 2 सेक्रेट सोसाइटी डेवलप किया गया गसप्पी मजीनी द्वारा, ठीक है। और गसप्पी मजीनी बहुत बड़े इटालियन पॉलिटिशियन भी थे और रेवोल्यूशनरीज भी थे, ठीक है। हमारी बात यहीं तक ख़त्म, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।